नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज एक बार फिर हमारे बीच में रूपा सूद आंटी संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपा आंटी। ओवर टू यू। जय गुरुजी रूपा सूद आंटी, ओवर टू यू। रूपा सूद आंटी, एम ए ऑडिबल? मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज देखें जरा हाउ शी कैन बी अनम्यूटेड। हेलो जी अंकल। I think there is some technical issue, or host is or invitee is unable to be unmuted herself, I think. Uncle, I've already asked her to unmute herself. Jai Guruji Rupa Sood aunty, am I audible aunty? आंटी एक शब्द चला दीजिए, हो सकता है कि she may take 1 or 2 minutes. Sure, uncle. हर चरण कमल की टेक। जय गुरु जी। ओवर टू यू रूपा आंटी। हाँ जी, सॉरी अंकल, देयर वाज अ प्रॉब्लम, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। शुड वी स्टार्ट? ओवर टू यू रूपा सूद आंटी। जय गुरु जी। हाँ जी अंकल, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे। नहीं, इट्स ओके। नाउ यू आर ऑडिबल आंटी। थैंक यू। ओके अंकल, ओके अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका बहुत स्वागत है रूपा सूद आंटी एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर। आंटी, इससे पहले गुरु परिवार आपकी संगत सुनने के बाद निहाल हो, आज का जो शुक्राना गुरु जी का वचन है, वो गुरु जी ने किसी संगत को किसी मौके में कहा होगा, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूं। आंटी, इसकी व्याख्या करके आप प्लीज अपनी संगत शेयर करें। जय गुरु जी। जी अंकल, हम साथ साथ कर लेंगे। Thank you, Multilingual Group, for your dedicated seva and for spreading our Guruji's vachans and mahima to all corners of the world in different languages. This is very important for our coming generation to know more about our Guruji. Today's vachan is, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ माफ करने वास्ते ही संसार च आया हाँ। मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। जब महादेव ने ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना करने को कहा, तभी उन्होंने उन्हें ब्रह्मा जी से बोला,
मैं दुखों के सागर में डूबे हुए जीवों का उद्धार करने और उन्हें इस संसार रूपी सागर से पार करने आऊंगा गुरु जी के स्वरूप में। अब हमारे महादेव, हमारे गुरु जी हमें दुखों से निकालने और हमें माफ करने धरती पर आए हैं। गुरु जी कहते हैं, रब तुहाडे लेख लिख के भेज दिंदा है तो मैं ही तुहाडे पुठे लेखा नूं सीधा करना और माफ करना। जब गुरु जी माफ कर ही देंगे, ऐसा सोचकर हमें रोज गलत काम नहीं करने चाहिए कि चलो गुरु जी से माफी मांग लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, वो तो माफ कर ही देंगे, लेकिन हमारे गुरु जी चाहते हैं कि हम एक अच्छा इंसान बने, अपनी गलतियों और का पश्चाताप करें, चुगली निंदा मत करें और अच्छे कर्म करें, तभी हम अपने गुरु जी की माफी के लायक भी बनेंगे। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, अब हम सत्संग स्टार्ट करें। जी आंटी, जी आंटी। जय गुरु जी, प्लीज प्रोसीड। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। मेरी छोटी छोटी तेरी बख्शिशें हजार मालिक, कहाँ से शुरू करूं? सबसे पहले थैंक यू उन आंटी का जो मुझे गुरु जी के पास लेके गई, और उससे भी पहले थैंक यू गुरु जी का और उस पल का जब उन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे अपने चरणों में बुलाया। ये 2004 की बात है कि वो आंटी की लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी की बातचीत शायद चल रही थी आपस में। तो आंटी ने गुरु जी को बोला होगा कि ये दोनों बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि मुंडे दी मां नूं लेके आई। तब आंटी ने मुझे बोला कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तब मैं गुरुजी के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन बेटे से कभी कभार सुना था कि वो प्रियंका के साथ गुरुजी के पास जाता है कभी कभी, और वहाँ ये लोग बैठते हैं, लंगर करते हैं। मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैंने भी बोला ठीक है, हम चलेंगे। लेकिन ये करते करते 2-3 हफ्ते निकल गए। फिर आंटी ने फिर बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। फिर हमने प्रोग्राम बनाया और हम आधे रास्ते में मिले। हम लोग उधर रहते थे ग्रेटर कैलाश के साइड, और ये लोग ग्रीन पार्क में थे। हम लोग आधे रास्ते में मिले और गाड़ी हमने आगे पीछे करके एम्पायर स्टेट पहुंच गए। अब वहां जब गाड़ियां लगा के अंदर जा रहे थे तो जय गुरु जी। रूपा सूद आंटी, जय गुरु जी। आंटी आवाज बहुत कम आ रही है आंटी, बहुत कम आवाज आ रही है, बहुत कम। प्लीज। जी अंकल। जी अंकल। हाँ जी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें प्लीज। जय गुरु जी। जी अंकल। जाके तो हॉल इतना भरा हुआ उन दिनों में नहीं होता था, लेकिन गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे हुए बिल्कुल अलग ही एक गौरा था उनका, जैसे आसमान में होता है गोल सा चेहरा, गोल एक औरा साइड चारों तरफ उनके। I could not take my eyes off him. स्लोली लाइन आगे चलती रही, अंकल आगे करते रहे सबको। तो मैंने देखा सब लोग मत्था टेक रहे हैं, तो मैंने भी मत्था टेका। कोई बात नहीं हुई। गुरुजी ने इशारा किया कि जाओ बैठो। फिर वो आंटी की बारी आई, आंटी ने भी मत्था टेका, वो भी आके बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद भजन चलते रहे, सबने आराम से सब आंखें बंद करके बैठे हुए थे। चलते चलते मेरे फिर लंगर का टाइम हो गया, सबने लंगर करा, बाहर गए हाथ धोने के लिए, वापस आए तो गुरुजी ने फिर सबको प्रसाद दिया। फिर प्रसाद खा के फिर हाथ धोने के लिए गए। गुरुजी के छोटे छोटे हाथों से प्रसाद इतना बड़ा बन जाता था कि हमारे हाथों में वो पूरा नहीं आता था, 2 हाथों में। खैर वो प्रसाद खाया, हलवा प्रसाद खाया, फिर हाथ धोने गए, फिर आके बैठ गए। फिर लोग आज्ञा लेने चले जाते थे। अब गुरुजी ने जिनको बिठाना होता था उनको वो इशारा कर देते थे कि बैठो, और जिनको भेजना होता था वो इशारा कर देते कि चंगा जाओ। अब
हमारी बारी आई तो तब हम आंटी और मैं साथ साथ ही थे। तब आंटी ने गुरु जी को बोला कि गुरु जी ये मंडे की माँ है रजित। गुरु जी कहा हाँ पता है, बैठो। तो हम लोग बैठ गए, सब लोग बैठे हुए थे शांति से। कोई पाठ तो नहीं उस टाइम चल रहा था, शायद कोई पंजाबी के गाने चल रहे थे। तो हम लोग बैठ गए वहां पे, सुनते रहे, बड़ी देर हो गई। फिर से एक बारी चाय प्रसाद आ गया, संगत बहुत सारी चली गई आज्ञा लेके, गुरुजी ने सबको भेज दिया। हम लोग बैठे रहे। तो मैं यही सोचती रही कि अब गुरुजी ने मुंडे की माँ को बुलाया तो शायद कोई बात करेंगे या पूछेंगे मुझसे या कोई बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। 12, 12:30, 1 बज के गुरुजी ने कहा जाओ, आज्ञा मिल गई। हम लोग अपना घर आ गए। इसी तरह से ये सिलसिला 2-3 हफ्ते चलता रहा। जाते हम लोग बैठ जाते, लंगर प्रसाद करते, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती, कुछ लोगों के सत्संग सुनते, कनेक्शन आस्ते आस्ते बढ़ता गया। और वहां जाना अच्छा लगने लगा कि वहां बैठो, लंगर प्रसाद खाओ। फिर वहां देखा कि मैंने गुरुजी हमेशा कहते थे कि जड़ा भी प्रसाद इत्थे मिलता है वो इत्थे खा के जाना है। लेकिन हम लेडीज को लालच होता है कि प्रसाद थोड़ा सा घर में बचा के ले जाएं बच्चों के लिए, और जो बच्चे नहीं आ पाए उनके लिए। तो ऐसे ही किसी दिन हलवा प्रसाद नहीं मिला हमें, और हमें तो थोड़ी बर्फी या लड्डू प्रसाद कुछ मिला। तो प्रसाद तो हमने ले लिया मुट्ठी भर के, बहुत सारा। तो बाहर जाके मैंने एक टिश्यू में थोड़ा सा प्रसाद अपनी पॉकेट में रख लिया, और आके हम लोग वापस बैठ गए, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद भी खत्म हो गया तो मैं देख रही हूँ गुरुजी जैसे ना एक टक मुझे ही देख रहे हैं, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ ली गई हो, या फिर जैसे समझ में नहीं आई क्या एक्सप्लेन करूं, पर मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी चोरी पकड़ ली है गुरुजी ने कोई, और वो देखे जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल लंगर खाते खाते भी बड़ी नर्वस हो रही थी। तो जैसे ही लास्ट हमारी गिराई अभी चली रही थी, तो ये अंकल को उन्होंने बुलाया, कुछ कान में उनके बोला। फिर अंकल ने खड़े होके बोला कि गुरुजी कह रहे ने जिन्ना जिन्ना ने लंगर प्रसाद छुपाया वो इत्थे ही खत्म कर लैन, वो इत्थे वास्ते ये ब्लेसिंग है क्या है। तो उस टाइम मेरी हालत तो बिल्कुल जैसे पानी पानी होने हो गई थी। फिर भी मैंने पॉकेट में से अपना नैपकिन निकाला, उसमें से प्रसाद निकाला, और वहीं पे हमने खा लिया। तो गुरुजी को सब पता रहता है कि कौन संगत, चाहे वो हॉल के एंड में बैठी थी या पिलर के पीछे बैठी है, या वो ऊपर है या नीचे है, क्या वो कर रही है, क्या उनके पास है, यहाँ तक कि क्या वो सोच रहे हैं, सब गुरुजी को अंदर खबर रहती थी। उस टाइम भी हम लोगों ने फिर उठे, फिर अपना आज्ञा ली, फिर गुरुजी कभी बिठा लें कभी भेज दें, और 2-3 हफ्ते निकल गए। यूं ही एक दिन शाम को बैठे हुए थे लंगर प्रसाद से पहले, तो एक अंकल आए, गुरुजी के हाथ में एक पैकेट पकड़ा गए। पैकेट में उस टाइम तो नहीं मालूम था कि क्या है। तो गुरुजी थोड़ी थोड़ी देर में किसी को अपनी छोटी सी प्यारी सी उंगली से इशारा करते और उनको बुलाते अपने पास, और वो लिफाफा उनको दे देते। उसमें से छोटे छोटे लिफाफे थे, वो निकाल के उनको पकड़ाते थे। फिर वो किसी को बुलाते तो करते करते 10-12 लिफाफे उन्होंने बांट दिए। तो मैंने सोचा शायद कोई शादी के कार्ड हो गए, क्योंकि सुना था गुरुजी कोई शादी में या किसी के सत्संग में कोई कोई गिनी चुनी संगत को बुलाते हैं। तो मेरे माइंड में यही था कि शायद कोई शादी का या कार्ड होगा या कुछ होगा, पर मुझे गुरुजी क्यों देंगे। मैं तो अभी मुझे तो अभी 5-6 हफ्ते ही आए हुए ना मैं किसी संगत को जानती हूँ इतना पर्सनली कि कोई मेरे को शादी के लिए बुलाएंगे। पर क्योंकि गुरुजी देते थे तो गुरुजी तो सबको ही जानते थे। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गुरुजी मेरी तरफ देख के इशारा कर रहे हैं उंगली से। तो मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वो मेरे को बुला रहे होंगे। तो मेरे साथ में आंटी बैठी थी, उनको बोला, मैं कहा आंटी शायद आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो आंटी ने कहा नहीं आंटी आपको बुला रहे हैं। तो मैं थोड़ी नर्वस सी हो गई, मैं कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं गुरुजी। फिर आंटी ने बोला आंटी अब जाओ गुरुजी बुला रहे हैं। तो जैसे मैं गुरु जी के चरणों में पहुंची, मत्था टेका, तो गुरुजी ने उसमें से एक लिफाफा निकाल के मुझे दे दिया। तो वो लेके मैं मत्था टेक के वापस आके अपनी जगह में बैठ के लिफाफा मैंने अपनी गोदी में रख लिया। अब उस टाइम तो खोल के नहीं देख सकती थी मैं क्या है, ना ही कोई और खोल रहा था। फिर हमने लंगर प्रसाद किया
और फिर गुरु जी से आज्ञा ली और घर चले आए। फिर कार में मैंने वो लिफाफा खोल के देखा तो उसमें गुरु जी का बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट चोले में उनका स्वरूप, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट चेक शॉल पहनी हुई उन्होंने। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उन दिनों में गुरु जी के स्वरूप बहुत ही कम मिलते थे। कोई गिने चुने किसी के हाथ कोई लग गया या गुरु जी ने वहां बांट दिया तो उसको मिल गया। तो मैं बड़ी खुश हुई। अब स्वरूप भी ले आई घर में, तो फिर अब दुखी लगी थी कि इसको फ्रेम करा के मैं अपने मंदिर पे रखूं। तो अगले दिन मैं अपने एरिया के 2-3 फ्रेम वालों के पास गई। उनको मैंने बोला कि अब भैया इनको फ्रेम कर दो। तो कहीं जी आप छोड़ के चले जाओ, कल ले लेना। मैं कहा छोड़ना नहीं है मुझे ये फ्रेम, मैं लेके ही जाऊंगी, आप कर दो, मैं घंटा 2 घंटे इधर उधर घूम लूंगी, आप करके दे दो। कि नहीं मैडम अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है रहने दो, मैं जो करेगा उसी से करवाऊंगी फ्रेम। तो इसी चक्कर में उन दिनों फिर मैं घर आ गई। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि लाजपत नगर चली जाती हूँ, वहां पे अच्छी शॉप्स है थोड़ी बड़ी बड़ी, शायद वो जल्दी कर देंगे। तो मैं गाड़ी उठाई लाजपत नगर चली गई। वहां मैंने 1-2 शॉप्स बड़ी बड़ी से पूछा, मैंने कहा आप फ्रेम कर दो। हाँ जी आप छोड़ जाओ। मैं कहा नहीं आप अभी कर दो, मैं शॉपिंग कर लेती हूँ जब तक, फिर मैं लेती हुई चली जाऊंगी। कि नहीं मैडम अभी नहीं कर सकते। तो गुरु जी के प्लान अलग ही थे, उन्होंने शायद किसी और को ब्लेस करना था वहीं। तो मैं जैसे फ्रेम लेके थोड़ी घूम रही थी इधर उधर की कोई और शॉप मिले, तो एक छोटी सी शॉप थी, वहां पे उनके शोकेस में थोड़े से फ्रेम पड़े हुए थे। अब मुझे नॉर्मल वो स्टील वाले फ्रेम नहीं चाहिए थे जैसे कि तब फोटोग्राफर्स के पास होते थे, मुझे अच्छा सा कोई फ्रेम चाहिए था। तो वहां मैंने देखा तो थोड़े डिफरेंट से फ्रेम पड़े थे। तो मैं शॉप में घुस गई, जैसे गुरुजी ही मुझे ले गए शॉप में। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा भैया एक फ्रेम दिखा दो इस फोटो के लिए। तो उसने कहा मैडम देखता हूँ अगर इस साइज का कोई फ्रेम है मेरे पास, क्योंकि ये फ्रेम तो ऐसे रेडीमेड है, इनको हम एडजस्ट नहीं करते, यहाँ पे मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है एडजस्ट करने का। मैं कहा कोई नहीं आप देख लो मिल जाएगा तो ठीक है। तो अंदर गया, वो एक ही फ्रेम था उसके पास, उसको लगा कि वो आएगा और वो लेके बाहर आ गया। तो आंटी आप देख लो, ये मैम देख लो अगर ठीक है क्या। और वो फ्रेम जो हमने उसमें गुरुजी का स्वरूप लगाया तो यूं लगा जैसे वो फ्रेम स्वरूप के लिए ही बना था, इतना सुंदर वो लगा। वैसा ही फ्रेम मुझे चाहिए था उस स्वरूप के लिए। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, उसको लिया और पैक करवा के घर आते मैंने उसको सफा करके मंदिर में रख दिया। अब फिर वही सिलसिला हमारा चल रहा था, मंदिर जाने, लंगर प्रसाद खाना है। फिर कोई ऐसे आगे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो मैं सोच रही कि पता नहीं गुरुजी ने मुंडे दी मां ਨੂੰ बुलाया, मुंडे दी मां पसंद आई है नहीं आई है, गुरुजी कोई बता ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग यूं ही बातचीत भी कर रहे थे आपस में, लेकिन कुछ मुझे इंडिकेशन कहीं से नहीं मिल रहा था। फिर थोड़े दिन बाद बातचीत शुरू हुई, फिर बच्चों का रोका हो गया तो उसके बाद फिर तो हम बड़े खुश हो गए, चलो गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, अब रोका भी हो गया। फिर उन दिनों में कुछ 1-2 हफ्तों के बाद हम लोग फिर जैसे दरबार में बैठे हुए थे, फिर मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। एक अंकल आए और गुरुजी के हाथ में एक पाउच पकड़ा के चले गए। अब वो पाउच में से, उस बड़े पाउच में छोटे छोटे पाउच थे, उसमें से गुरुजी निकालते एक छोटा सा पाउच, उसको पकड़ते हाथ में, फिर किसी को बुला के फिर देते, फिर किसी को बुलाते इशारा करते फिर देते। इसी तरह गुरुजी ने, मैं भी गुरुजी के सामने ही बैठी हुई थी, सारा पाउच खाली हो गया। एक लास्ट छोटा सा पाउच गुरुजी के हाथ में रह गया और गुरुजी ने बहुत देर वो पाउच अपने हाथ में ही रखा और अपने अंगूठे और छोटी उंगली के साथ, इंडेक्स फिंगर के साथ उसको ऐसे रब करते रहे। और मैं मन में सोच रही हूँ, इधर उधर देख रही हूँ कि सबको मिल गया, अब ये लास्ट पाउच रह गया, मेरे को तो नहीं मिलेगा जो कुछ भी है। अब गुरुजी के हाथ से चाहे वो एक कागज का टुकड़ा ही हो, चाहे वो 1 पैसे का कॉइन ही हो, चाहे कुछ भी हो, एक ब्लेसिंग जब गुरुजी के हाथ से मिलने का जो आदमी फील करता है, जो संगत फील करती है, वो तो आप बयान करना जरा मुश्किल ही है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कहा मेरी तो नहीं, मतलब मुझे नहीं मिलेगा ये जो कुछ भी है, कोई नहीं। मैं कहा ठीक है जैसे गुरुजी की मर्जी। तो मैं अपने आंखें नीचे करके बैठ हुई थी, तो साथ में मेरी आंटी एक अंकल थे या पता नहीं आंटी थी, उन्होंने मेरे को ऐसे कंधा हिलाया कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। फिर मैंने देखा, एक्चुअली मुझे लगा गुरुजी बुला रहे हैं। तो
जैसे ही मैं भाग के गुरुजी के पास गई, मत्था टेका, तो गुरुजी ने वो पाउच मुझे पकड़ा दिया, जा ऐश कर। मैं तो वहां पे मत्था टेका, गुरुजी से पाउच लिया और आके बैठ गई, और आके इतना रोई अपनी जगह में, इतना फूट फूट के रोई खुशी के मारे कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और गुरुजी ने मुझे बोला जा ऐश कर। इसी तरह से वो ले लिया, और फिर वो पाउच हमने गाड़ी में आके मैंने खोला, तो इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप पेंडेंट सिल्वर, छोटे से सिल्वर फ्रेम के अंदर लगा हुआ था। वो फिर जब से वो पेंडेंट मुझे मिला है, तो वो हमेशा मैं रोज सुबह उठ के उसको पहन लेती हूँ और रात को उतार देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगने लगा। फिर बच्चों की शादी की डेट्स भी आ गई। इन लोगों को था कि शादी दिसंबर के फर्स्ट वीक में रख लें, उनके अपने इशू से भी रिलेटिव्स हैं, ये है वो है। लेकिन फिर जब हमारी आपस में बात हुई शादी के बारे में, तो मैंने बोला मैं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में नहीं रख सकती किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे तो सारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं और उनको दिसंबर एंड में छुट्टी होती है, क्रिसमस हॉलीडेज में। मैं तो तभी रखूंगी, और एक मेरा रियल ब्रदर है, वो बाहर है, उसके बिना तो मैं नहीं कर सकती शादी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो गुरुजी से पूछते हैं। फिर हम लोग गुरुजी के पास आए, तो सब लोग, काफी लोग जा चुके थे। लंगर प्रसाद के बाद में हम लोग ही बैठे हुए थे, या 2-4 संगत और थी। फिर गुरुजी ने आंटी को पूछा कि हाँ की कहंदे ने, आंटी ने बोला गुरुजी इतने दिसंबर एंड ते कहंदे ने शादी। गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, तो फिर तद की हो गया, दिसंबर एंड रख लो, 25 तारीख रख लो या 26 तारीख रख लो, समथिंग इज सेड। आंटी ने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने कभी नहीं माना था कि दिसंबर 13 को जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि तारा डूब जाता है या कुछ, ये बात है या वो वहम है। गुरुजी ने कभी किसी को कोई वहम में, कोई रंगों के वहम में, कोई दिनों के वहम में, कोई तारों के वहम में कभी नहीं डाला था। मैंने कहा ठीक है कोई गल नहीं, दिसंबर एंड रख लो। फिर हम लोग ने डिसाइड किया जी 25 दिसंबर की रख लेते हैं, क्रिसमस की छुट्टी है, मेरे रिलेटिव्स भी सब लोग आ जाएंगे, और वैसे भी स्कूल भी बंद है, सब कुछ ठीक है। तो हम लोगों ने 25 दिसंबर की शादी रखी। तो गुरुजी ने भी वो शादी अप्रूव कर दी, कार्ड छपने शुरू हो गए। अब कार्ड भी छपने शुरू हो गए, तो मेरी डॉटर लॉ के साथ कभी कभी बात होती थी, कहती मॉम गुरुजी ना हर 2 दिन के बाद 25-30 कार्ड मंगवा लेते हैं संगत में बांटने के लिए। तो फिर हम लोग सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई डिजाइनर कार्ड बनाए थे। फिर वो फटाफट कार्ड बनते हैं, फिर वो मंदिर जाते हैं, फिर शाम को संगत में गुरुजी बांटते हैं। तो करते कराते गुरुजी ने बहुत सारे कार्ड बंटवा दिए उस दिन शादी के दिन। और हमारी भी इतनी, मेरे रिलेटिव्स आए, इतने रिलेटिव्स आए सारे बाहर से, कईयों की जैसे, क्योंकि हमारे मेरे जो ब्रदर कजन ब्रदर्स हैं या मेरी फैमिली है, तो काफी मेरे को लोग ना प्यार करते हैं अपनी फैमिली में। क्वाइट अ पैम्पर्ड चाइल्ड ऑलवेज। जैसे सबको शादी के बारे में था, सबको एक्साइटमेंट थी, कईयों के हॉलिडे प्लान्स बने हुए थे, कईयों के कई प्लान थे, लेकिन सबने अपने प्लान्स कैंसिल करके दिल्ली आने का प्रोग्राम बना लिया। इधर से गुरुजी ने भी जितने कार्ड बांटे थे, अब क्योंकि कार्ड गुरुजी के हाथ से मिला हुआ है, तो कब की बहुत ही लकी संगत होती थी जिनको गुरुजी अपने हाथ से कार्ड देते थे। तो वो संगत ने भी अपने प्रोग्राम चेंज करके, जो उनके वेकेशन प्लान बने हुए थे, सब चेंज वेंज करके सबने शादी पे आने का प्लान बना लिया। अब उस दिन 25 दिसंबर को शादी थी। कितनी संगत आई, कहाँ कहाँ से संगत आई, गुरुजी भी आए। गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस किया, बच्चों को, जितने गेस्ट बैठे थे उनको, सबको। देखिए संगत जी, उसी दिन वहां पे सुनामी आया था, और इतने लोगों ने वहां जाना था जो उस टाइम पे अपने प्रोग्राम सब कैंसिल करके यहाँ शादी के ऊपर बैठे हुए थे और गुरुजी की ब्लेसिंग में थे। तो गुरुजी ने कैसे उन लोगों को सबको एक जगह में इकट्ठा करके ब्लेस कर दिया, और कितनी प्रॉब्लम्स उनके सिर के ऊपर से निकाल दी, ये तो उनको ही पता है। और कोई बैठेंगे, अब रियलाइज कर बाद में करा लोगों ने कि अगर हम लोग वहां पे होते तो कितनी प्रॉब्लम में पड़ सकते थे। ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। वो कब किसको कैसे ब्लेस करना चाहे, उसका रास्ता भी वो खुद ही निकालते हैं और खुद ही बताते हैं। अब ब्लेसिंग का जहां तक है, मुझे 2003 में इनकी शादी से पहले से काफी प्रॉब्लम चल रही थी।
इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सब वो सब चल रहा था, एचबी हमेशा डाउन रहता था। तो डॉक्टर से बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको ना सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो मैं सर्जरी या फालतू के मेडिसिन से थोड़ा दूर ही रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तक कि बहुत कोई मजबूरी ना हो जाए। तो उन्हीं दिनों में उसी साल 2004 में फरवरी में मेरी फ्रेंड के घर में कोई एक फेस रीडर आया, तो उसने मुझे फोन करके बताया कि मैं तेरे घर भेज रही हूँ उसको। मैं कहा चल भेज दे, मस्ती टाइप ही, चल और कुछ नहीं तो मस्ती कर लेंगे थोड़ी सी। तो वो फेस रीडर भी जब आया तो उसने मुझे देखते ही बोला 2 मिनट के अंदर अंदर ही कि आपका ना यू आर गोइंग टू गो अंडर द नाइफ दिस ईयर, कोई नहीं रोक सकता आपको। मैं कहा नहीं नहीं मैं नहीं करवाऊंगी सर्जरी। सिर्फ कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रॉब्लम ऐसी कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। मैं कहा अच्छा ठीक है चलो करवाएंगे। फिर हम लोगों ने घर में और डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे कि करवाएंगे, अच्छा चलो देखते हैं, फिर ये मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं, ये मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मामा जी बड़े सीनियर डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं अभी तुम करवाना चाहती तो लेट अस ट्राई दिस मेडिसिन और लेट अस फर्स्ट गिव इट अ शॉट, फिर देखते हैं क्या करना। पर फिर भी तुम्हें अपना एचपी तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना, 6-7 एचपी में सांस भी चढ़ रहा है, ये भी हो रहा है, प्रॉब्लम्स भी हो रही है, सो यू हैव टू टेक लाइफ लिटिल इजी। मैं कहा ठीक है जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करानी। कहते अच्छा देखेंगे। अब वो फेस रीडर भी बोल के चला गया कि सर्जरी तो करवानी पड़ेगी आपको। तो मेरे अंकल ने भी बोला कि अच्छा बेटा ठीक है तुम घबराओ मत, हम देखते हैं क्या करना है। इन दिनों में फिर ये शादी की बात शुरू हो गई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लाइफ वही रूटीन में चलने लगी। वही हम लोग जाते गुरुजी के पास बैठते, लंगर करते, रात को 2-2 बजे तक गुरुजी के पास बैठे रहते। और गुरुजी हमेशा जाने के टाइम कहते चलो होन चलो जाओ ऐश करो, जाओ ऐश करो, हो गया। तो इतने साल निकल गए, सडनली मैंने रियलाइज किया कि अरे मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ गई और सर्जरी कहाँ गई। सर्जरी भी नहीं हुई, प्रॉब्लम भी मेरी ठीक हो गई, एचपी मेरा नॉर्मल होने लग गया। तो व्हाट हैपेंड, इट वाज ऑल गुरुजी's कॉल एंड गुरुजी's ब्लेसिंग that he had called me। और ये सब एक बहाना ही बनना था कि मुंडे दी मां नु बुला या ए कर या ओ कर, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस करना था। और मतलब ये तो बहुत बाद में हमें पता लगा, पता भी क्या लगा, आदमी ने रियलाइज किया कि ये तो सब गुरुजी का अपना ही खेल रचा हुआ था कि उन्होंने ब्लेस करना था और उन्होंने मुझे वहां पे बुलाया। सर्जरी भी मेरी अवॉइड हो गई, सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। तो बहुत अच्छा टाइम निकल रहा था गुरुजी के साथ में। फिर सडनली जुलाई से 31 मई को मार्केट से मैं कहीं आ रही थी, तो मेरी डॉटर लॉ का मुझे फोन आया। तो कहती है कि रो रही थी फोन के ऊपर। मैं कहा क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? कहती है माँ गुरुजी चले गए। तो मैं कहा कहाँ चले गए गुरुजी? नॉर्मल फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि नॉर्मल पंजाब जाते रहते थे या जलंधर जाते रहते थे। मैं कहती तो कोई नहीं आ जाएंगे अगले हफ्ते हमारा, क्योंकि उसी दिन जाने का प्लान था शायद शाम को। तो मैं शायद इसलिए बोल रही होगी कि गुरुजी चलेंगे तो आज हम नहीं जाएंगे। शी इज गोइंग ऑन। हमें कहा आप रो क्यों रहे हो, फिर तो आ जाएंगे गुरुजी, फिर हम अगले हफ्ते चले जाएंगे। तो नहीं मॉम गुरुजी नो मोर नो मोर, इस तरह से बोला। तो मैं एक्चुअली गाड़ी चला रही थी उस टाइम, सो आई हैड टू स्टॉप माय कार टू रजिस्टर इन माइंड की बोल क्या रही है। मैंने इसको फिर से पूछा, तो देन शी टोल्ड मी। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है आप मंदिर पहुंचो, मैं सीधी वहीं पे आती हूँ। तो मैं मंदिर में पहुंची, जब ये भी अपना आई हुई थी, वहां पे हम लोग मिले रास्ते में। तो दरबार के बाहर लाइन लगी हुई थी काफी लंबी, और गुरुजी हॉल में कैस्केट में लेटे हुए थे। चलते चलते सब लोग जैसे लास्ट गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम एक साइड से जा रहे थे हॉल में परिक्रमा लेके, दूसरी साइड से बाहर आ रहे थे। गुरुजी को येलो चोले में लेटे हुए थे। तो जैसे मैं गुरुजी के साइड से निकल रही थी तो मैं गुरुजी ये एक ही बात मेरे मन में बार बार आ रही थी कि गुरुजी आप तो जा नहीं सकते हो, ये आपकी कोई लीला है जो आप हमें दिखाना चाहते हो। आप कहीं नहीं जाओगे, मुझे मालूम है, आप हमें मिल, आप यहीं पे रहोगे, ये आपकी कोई लीला है। बस माइंड में यही मेरे घूमता जा रहा था। तो ये घूमते घूमते अंकल ने मुझे पीछे से कहा आंटी चलो, तो हम दूसरी साइड से बाहर आ गए। फिर बिल्कुल ये रजिस्टर नहीं हो पा रहा था कि
हम जैसे गुरुजी को कभी नहीं देखेंगे, और बिल्कुल माइंड में ये बात आई भी नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं यही कह रही हूँ, नहीं गुरुजी आप यहीं पे हो, ये आपका जरूर, ये हमारा भ्रम है जो आप हमें कुछ दिखा रहे हैं लीला। फिर करके हम लोग सब घर आ गए, और फिर हमारा मंडे को रोज सुबह बड़े मंदिर में जाना शुरू हुआ। सुबह जाते, प्रसाद खाते, वहां पे समोसा प्रसाद, कभी कुछ चाय प्रसाद मिलती, वहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग बैठ के सत्संग करते रहते थे, और बहुत अच्छा लगता था वहां पे सबके सत्संग सुनना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिलते थे, सबके सत्संग सुनना, चाय प्रसाद पीनी, अपने 2-3 घंटे मंदिर में बिताने, दोपहर को लंच तक घर आ जाना। जब मैं सुबह वहां मंदिर में जाती थी तो वहां हम देखते थे कि कुछ आंटी मूर्ति सेवा कर रही होती थी। तो कभी तो बैठना मिल जाता था दरबार में, कभी अंकल लोग कह देते कि नहीं अब चलो बाहर बाहर बैठो जाके। तो जब वो लोग मूर्ति सेवा कर रहे होते थे तो मैं बैठे होते थे तो यही सोचती रहती थी, मैं कहीं इतनी जोर जोर से सेवा कर रही है, कितना अच्छा लग रहा होगा इनको, कितना मजा आ रहा होगा। और उन्हीं दिनों में मेरे को फ्रोजन शोल्डर की वजह से बहुत ज्यादा पेन थी शोल्डर में। तो मेरे माइंड में यही होता था कि ये लोग इतनी जोर जोर से सेवा कर रहे हैं, अगर कभी मुझे बोल दिया गुरुजी ने कि तू सेवा कर, तो मेरा तो कंधा ही नहीं उठेगा, मेरे तो कंधे में इतनी दर्द हो रही है। ये थॉट माइंड में लेके मैं माथा टेका और बाहर आ गई। तो एक हफ्ता निकला, दूसरे हफ्ते में वो कोऑर्डिनेटर आंटी ने मुझे बोला कि आप आंटी सुबह ना जल्दी आया करो, थोड़ा आप मूर्ति सेवा के लिए आया करो। मैं तो हैरान हक्की बक्की रहेगी। मैंने कहा आंटी क्या कह रही, कहती नहीं आप आया करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अंदर से खुशी भी बहुत हो रही थी कि मतलब मूर्ति सेवा, गुरुजी की मूर्ति सेवा, शिव मूर्ति सेवा। मैंने कहा अच्छा मैं अगले मंडे से आ जाऊंगी। फिर भी मैं अपने आप को ना हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं जाके वहां पे मूर्ति सेवा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एक मंडे निकल गया, फिर दूसरे मंडे मैंने कहा नहीं मुझे सेवा मिली है, मैं तो जाऊंगी, देख जैसे होगा आस्ते कर लूंगी, तेज कर लूंगी, जो भी होगा मैं कर लूंगी। अब हम शिव मूर्ति सेवा में पहुंच गए सुबह 6 बजे के करीब। तो वहां जैसे ही हम लोगों ने सेवा शुरू करी, सबसे पहले मुझे को आंटी ने यही करा कि आंटी आप ना गुरुजी की बैग से शुरू करो। जब वहीं पे मैं खड़ी थी, उन्होंने कहा आप यहीं से शुरू करो कंधों से। तो हम लोग ने बैग से मैंने सेवा स्टार्ट करी, और करते करते ऐसे हम पूरी परिक्रमा लेते थे। तो इसी तरह से सेवा करते करते मुझे पता ही नहीं चला, एक मंडे निकला, 2 मंडे निकले, तीसरे मंडे तक मेरी शोल्डर पेन बिल्कुल गायब थी। और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं रहा कि मैं शोल्डर पेन की वजह से हम ठीक से रबिंग नहीं कर पा रही हूँ, या कहीं पे हिचकिचाहट है, या मैं प्रॉपर मूवमेंट नहीं दे पा रही। बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा। तीसरे मंडे तक मैं ऑलमोस्ट ठीक थी, और चौथे मंडे तक तो बिल्कुल ही ठीक हो गई, और भूल ही गई कि मेरे को शोल्डर पेन भी हो रही है। ये भी गुरुजी का अपना ही एक तरीका था करने का, ब्लेस करने का और मेरे को ठीक करने का। और वहां मूर्ति, शिव मूर्ति की सेवा करते टाइम हम कई बार देखते थे कि गुरुजी अपनी संगत की ना तकलीफें अपने ऊपर जैसे ले लेते थे। तो कभी उनके पैर सूजे होते, कभी आंखों में पानी होता, कभी आंखें खुली होती। तो यही सोचते रहते कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं कि उनकी हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ को अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि बैठे बैठे एक दिन हम लोग बाहर बैठे हुए थे, तो मैं देख रही थी किचन में कुछ आंटी है व्हाइट टोपी पहन के ना, अपना हेड कवर करके किचन में सेवा कर रही थी। हम लोग रात को लंगर के लिए गए थे, तो जब बाहर आके बैठे तो किचन वाली आंटी अंदर बाहर घूम रही थी, सेवा कर रही थी। तो एक सेकंड के लिए मन में आया, मैं क्या गुरुजी कभी मैं भी किचन में सेवा कर सकूंगी। क्योंकि एक बार मैंने उससे पहले एक आंटी जो हम जल्दी फ्री हो गए थे, तो मैंने अंदर जाके किचन में बोला एक आंटी को, आंटी मतलब मैं थोड़ी देर के लिए सेवा कर लूं। तो आंटी ने बोला नहीं 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 आंटी आप ऐसे नहीं सेवा कर सकती, यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बाहर आ गई। तो फिर बाहर बैठे तो मन में, अगले हफ्ते बैठे हुए थे तो मन में ऐसे आया कि गुरुजी कभी मैं इस किचन में ऐसे टोपी पहन के सेवा कर पाऊंगी, मुझे भी टोपी पहननी है ऐसे और घूमना है। फिर वैसे जैसे बच्चों की तरह मन में ख्याल आता है, तो मैं आके बैठ गई, फिर अपने लंगर प्रसाद किया, हाथ धोए घर आ गए। तो अगले दिन जब
अगले मंडे की सेवा के लिए जब हम गए तो वहाँ हमारी आंटी ने बोला कि तुम गर्मी की छुट्टियों में किचन में सेवा करना चाहोगी? मैं तो फॉर अ सेकंड लाइक आदमी को जैसे करंट सा लगता है खुशी के मारे। तो क्या हाँ हाँ आंटी क्यों नहीं कर पाऊंगी? तो कहते नहीं हमारी ना किचन की कुछ आंटी समर हॉलीडेज में बाहर जा रही है तो वी आर शॉर्ट ऑफ आंटीज, तो अगर आप फ्री हो और आप अगर कहीं नहीं जा रहे तो आप प्लीज आ जाना 2-3 घंटे के लिए किचन में। कि उन दिनों में बहुत ज्यादा लंगर प्रसाद नहीं बनता था तो 3-4 बजे तक सब फ्री हो जाते थे। मैं कहा हाँ आंटी मैं जरूर आ जाऊंगी, अगर मेरा कहीं जाना भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैंसिल कर दूंगी पर मैं सेवा पे जरूर आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर अपनी डॉटर से आके बात करी, मैं कैसे ऐसे किचन में सेवा है, आंटियों को शॉर्टेज है, तो आप चलोगे मेरे साथ? तो वो भी एकदम से मान गई कि हाँ हाँ मॉम किचन सेवा में चलेंगे। तो ऐसे हम लोगों ने थर्सडे को किचन सेवा स्टार्ट करी। वो भी गुरुजी ने इस लायक समझा, वो आंटी के थ्रू हमें मैसेज मिला। तो टू स्टार्ट विद जब हमने करा था तो यही सोचा था कि 2-3 घंटे करेंगे और फिर हम आ जाएंगे वापस। करते कराते कब वो 2-3 घंटे 4 में बदले, 5 में बदले, फिर वो सारा दिन की सेवा में बदल गए। ये सब गुरुजी की लीला है और हमारा घर आने का मन भी नहीं करता था। तो पूरा टाइम बस यही होता था कि यहीं बैठे रहें, सेवा करें, फिर हम रात को लंगर प्रसाद करके तभी घर आते थे। उन्हीं दिनों में कुछ मेरे अंकल को हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही थी। तो एक दिन हमारे बेटे के घर में सत्संग था, तो वो अपना सत्संग खत्म होने के बाद दोनों पापा और बेटा नीचे हमारे फिजिशियन था उसके पास चले गए। तो जब ये आए तो मैंने पूछा इनको, मैं कहा क्या बात है तुम लोग कहाँ गए थे? कहते नहीं हम ऐसे ही नीचे पॉप को ना गले में थोड़ी ऐसी इरिटेशन सी हो रही थी तो हम दिखाने गए थे। तो मैंने क्या बोला डॉक्टर ने? नहीं कहते कुछ नहीं, उसने कहा कि 1-2 टेस्ट करवा लेना और आपको ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम कल डॉक्टर को टेस्ट के लिए जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोगों की अगले दिन सेवा थी, हम अपना सेवा पे निकल गए। ये लोग दोनों जने अपना टेस्ट करवाने चले गए। शाम को आके पता चला तो ठीक है, उन्होंने कुछ डाउट डाला है हमारे माइंड में तो हमको एक टेस्ट और करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो वो हम करवाएंगे। क्या हुआ? नहीं नहीं मॉम घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। कोई खुल के बात नहीं कर रहा था मेरे से, तो ठीक है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अच्छा ठीक है कोई नहीं, ठीक ही होगा। ये लोग फिर अपना थर्सडे था शायद, हाँ थर्सडे था, तो ये लोग चले गए वहां पे टेस्ट करवाने के लिए। टेस्ट करवाया तो वहां पे इनको जिससे टेस्ट करवाया था उसने बोला कि आपके फादर के गले में कैंसर है। तो तब इन्होंने वहां जब रिपोर्ट मिली तो मैसेज डाला मेरी बेटी के फोन के ऊपर और मेरे फोन पे कि पॉप को इस तरह से कैंसर डायग्नोज हुआ है फूड पाइप के पास। सो दिस इज व्हाट द होल थिंग इज ऑल अबाउट, सो वी वर नॉट टेलिंग यू। तो फिर बाकी अब शाम को जब आओगे हम डिटेल बात कर लेंगे। अब नेचुरली उस टाइम 6-6:30 बजे का टाइम था, सारा दिन तो हम लोग फोन अटेंड करते नहीं थे। तो जब चाय प्रसाद के बाद बैठे आधा घंटे का ब्रेक मिला तो तभी फोन ऑन किया था। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला, मैं कहा ठीक है बेटा अब घर चलते हैं, लंगर के लिए नहीं रुकते। जाके पता नहीं अब नेचुरली पॉप को भी पता लगा है कि अब कैंसर है, अभी उनकी कैसी हालत हो रही है, व्हाट इज शी फीलिंग, व्हाट्स हैपनिंग, लेट्स गो। तो जो हमारी किचन कोऑर्डिनेटर आंटी थी उनको भी थोड़ा रियलाइज हुआ कि हम लोग परेशान है, तो वो कहने लगी कि आप लोग परेशान क्यों कर रहे हो, गुरु जी के दरबार में बैठे हो, अब लंगर करके जाना और अंकल के लिए भी लंगर ले जाना, आपको जल्दी दिलवा देते हैं लंगर। तो जैसे लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ हम लोगों ने लंगर किया और आंटी ने अंकल के लिए थोड़ा सा प्रसाद हमें पैक करके दे दिया। हम लोग जब घर आए तो सारी बातचीत हुई, तो हस्बैंड तो मेरे यूं बैठे जैसे कि मतलब कैंसर ना हो गया, कोई गले में खांसी है या कुछ प्रॉब्लम है। कहते नहीं कुछ नहीं ऐसे ही, डॉक्टर्स तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है तुम घबराओ मत। मैं कहा नहीं मैं तो घबरा ही नहीं रही हूँ, जब गुरुजी लुक आफ्टर कर रहे हैं तो मुझे घबराने की क्या बात है। कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर मैंने अपने कजन से बात करी, ही इज अ वेरी सीनियर डॉक्टर। तो मैंने उसको बोला कि इस तरह से रिपोर्ट आई है तो क्या करना है बाकी, व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो कहते
उसने जब रिपोर्ट देखी तो उसने कहा दीदी सर्जरी तो करवानी पड़ेगी, इट्स बेटर टू गेट इट आउट, क्योंकि फूड पाइप के पास से अंदर तक कहाँ तक है अभी तो कह नहीं सकते। अब वो डॉक्टर बायोप्सी करेगा, चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो सर्जरी तो आपको करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने ही सारा गुरुजी की मेहर से सारा फिक्स अप करा मैक्स हॉस्पिटल में, वन ऑफ द टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ मैक्स हॉस्पिटल, उनके साथ मंडे की अपॉइंटमेंट हो गई। अब मंडे को मेरी सुबह सेवा होती है और उसने बोला था कि हम बायोप्सी की और इसका टाइम जो है वो रखेंगे 10:30-11 बजे का। तो बच्चे मुझे कहने लगे मॉम 10:30-11 तो बोल रहे हैं, आप जाओ मंदिर, आप तो 8 सुबह 8-8:30 तक फ्री हो जाते हो, आप सीधे मंदिर हॉस्पिटल आ जाना। मैं कहा ठीक है। मैं वहां से जल प्रसाद लिया, सेवा खत्म करी, जल प्रसाद लिया, अपना प्रसाद खाया और फिर सीधे हॉस्पिटल आ गई। वहां भी अंदर बैठे हुए थे ये लोग, वेट कर रहे थे। तो जब इनकी टर्न आई बायोप्सी के लिए सैंपल गया तो उसमें भी आ गया जी कैंसर ही है। अब मेन ऑपरेशन की डेट थर्सडे की फिक्स हो गई। अब देखो संगत जी, हर जो इनका टेस्ट था या इनकी सर्जरी हुई है, जो भी हुई है, गुरुजी ने अपनी मेहर से मंडे थर्सडे को सारी अपॉइंटमेंट्स करवाई है। अब थर्सडे को फिर दुखी लगी हुई कि थर्सडे है, फिर सेवा ना मिस हो, ये भी ना हो वो भी ना हो। पर अब क्योंकि थर्सडे का ऑपरेशन था, थोड़े टाइम तो हम लेट होना ही था। फिर उस दिन मैं सेवा पे नहीं गई, तो मेरी डॉटर गई और हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो ये वहां से जल प्रसाद लेके आ गई। और सर्जरी 10:30-11 बजे का टाइम था, सर्जरी के लिए अंदर गए और 3-4 घंटे लग गए इनको बाहर नहीं आए। करते कराते नेचुरली हम लोग बाहर थोड़े रेस्टलेस हो रहे थे, पर डॉक्टर जब बाहर आया तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सर्जरी भी बहुत अच्छे से हो गई है और मैंने इनके सारे लिम्फ नोड्स वगैरह सब निकाल दिए। ही इज नॉट अ क्लीन मैन नाउ, डोंट वरी, ही इज अ न्यू मैन। तो अभी इनको रात को इनको आईसीयू में रखेंगे और सुबह इनको बाहर रूम में लेके आएंगे। तो आप चाहें तो एक एक करके जाके इनको मिल सकते हैं। मैं गई, फिर बेटा गया। तो नेचुरली ही वाज लिटिल अनकॉन्शियस टाइप अंडर द एनेस्थीसिया इफेक्ट, थोड़ी सी पेन में भी थे। So we didn't try to talk to him much, लेकिन his spirits were high, he was not in low spirits. तो गुरुजी की इतनी मेहर थी। फिर वहीं पे इनको मैंने गुरुजी का लॉकेट टच कराया माथे पे। मैं कहा घबराओ मत, सुबह तक हम कमरे में चलेंगे, सब ठीक है। तो ये इशारा नाना नाना का करें कि जैसे घबरा नहीं रहे हैं, सब ठीक है। सुबह इनको कमरे में शिफ्ट करना था, तो हम जैसे आईसीयू में लेने के लिए गए तो बड़े मजे से वहां पे चेयर अपना बेड रेस करा हुआ था नर्स ने, और वहां बैठे अपना इधर उधर देख रहे थे और पेपर पकड़ के बैठे हुए थे कि जैसे पढ़ना है, मुझे पेपर पढ़ रहे थे। हम लोग बड़ा ही हंसे। फिर इनको बाहर हम लोग रूम में ले आए। रूम में ले आए तो नॉर्मल वही प्रोसीजर चलता रहा, सब कुछ होता रहा। अब मंडे आया, थर्सडे के बाद फिर मंडे आया, तो डॉक्टर ने एक दिन पहले ही कह दिया कि आप इज ओके नाउ, ब्लीडिंग सब स्टॉप हो गई है, बाकी तो ट्यूब लगी हुई है, खाना मुंह से तो देना नहीं है, सब ट्यूब से ही देना है, so you can take him home if you want। तो चौथे दिन डॉक्टर साहब ने हमें छुट्टी दे दी। तो मंडे को हम उनको घर ले आए। सब थर्सडे मंडे करते कराते 15 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने डायग्नोज भी करवा दिया कैंसर, ऑपरेशन भी करवा दिया, घर भी भिजवा दिया, ऑन वे टू रिकवरी। शुक्र है महाराज का। इतने मेरे को घर में आके भी हर चीज की सपोर्ट थी, सो इसलिए कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। खाना ट्यूब से जा रहा था, करते कराते सब चलता रहा। और मेरी मंदिर की आंटी, किचन की आंटी, उनकी इतनी सपोर्ट थी मुझे। सब लोग बिना जाने ही, बिना अंकल को कभी मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी अंकल के साथ सबका ऐसे बॉन्ड सा बन गया था, इतना प्यार सब अंकल को करने लगे। कोई उनको सुपरमैन बुलाता था तो कोई उनको स्पाइडरमैन बुलाए, कोई ये सेवा ये लंगर ले जाओ आंटी, अंकल के लिए ये ले जाओ, अंकल के थोड़ा सा हलवा प्रसाद ले जाओ, वो ये नहीं खा पाएंगे, चलो जल प्रसाद ले जाओ। इतना प्यार आंटियों ने मुझे दिया है, इतना प्यार अंकल ने वहां पे दिया है और इतनी सपोर्ट दिया है कि मतलब ये गुरुजी की संगत ही अपनी संगत के लिए ऐसे कर सकती है। और आज तक
वो लोग इतना प्यार करते हैं अंकल से, जब भी फोन आएगा मेरा हाल तो कोई बाद में ही पूछेगा, सबसे वो पूछेगा मेरे स्पाइडरमैन का क्या हाल है, मेरे सुपरमैन का क्या हाल है। सब लोगों को बस यही चिंता लगी रहती है। और स्पाइडरमैन तो बस मस्त अपना घूम रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं, वो आज तक यूं मेरे से पूछती है इस बात को, 5-6 साल हो गए ऑपरेशन को, अभी तक मुझसे पूछते हैं कि तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे, मेरी किस बात की सर्जरी हुई है। तो हम भी फिर अब टाल देते हैं कि पेशेंट को याद नहीं है, सो आई ब्रिंग बैक द बैड मेमोरीज एंड टेल हिम कि नहीं जी आपको कैंसर हुआ था। उनके नहीं कुछ नहीं, थ्रोट इन्फेक्शन थी, अब ठीक हो गई है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सब ठीक है। कहते ठीक है, ओनली थिंग इज ही कांट हैंडल स्पाइसेस, मिर्ची नहीं खा सकते ज्यादा, लेकिन जब लंगर प्रसाद आता है या मंदिर से कुछ भी आएगा वो उनको जरूर खाना होता है। तो इसलिए सब आंटी लंगर प्रसाद जरूर दे देती कि ये तो वो खा ही लेंगे, और कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे। So he's absolutely hale and hearty and doing very good. जब हम लोग गुरु जी के दरबार में बैठे होते थे, गुरु जी सामने गद्दी पे होते थे, तो गुरु जी कभी किसी आंटी से या किसी अंकल से कभी पैर दबाते थे अपने या हाथ दबाते थे, तो कभी मुझे ऐसा चांस नहीं मिला था, ना ही गुरु जी ने कभी बुलाया था कि तुम मेरे हाथ दबाओ या पैर दबाओ। लेकिन एक मन में जैसे होती थी क्रेविंग जरूर कि मैं गुरु जी के पैर दबाऊं या नहीं दबाऊं, गुरु जी मुझे भी दबाने। लेकिन गुरु जी ने कभी नहीं ऐसा मौका दिया मुझे। लेकिन गुरु जी की महासमाधि के बाद ऐसी कोई सेवा नहीं थी जिससे गुरु जी ने हमें नहीं बख्शा। हर टाइप की गुरु जी ने सेवा करवाई, चरणों की सेवा, समाधि सेवा, शिव मूर्ति सेवा, हर टाइप की सेवा। मतलब गुरु जी ने इसे खुश कर दिया कि ठीक है तेरे को बहुत शौक था ना शिव सेवा करने का, तू हर टाइप की सेवा कर ले, सब कर ले, क्योंकि सेवा तो कोई छोटी बड़ी नहीं होती। तो ए से लेके जेड तक मंदिर में हम लोगों ने सेवा करी, और इतनी वहाँ सेटिस्फेक्शन मिलती थी सेवा के टाइम, इतना मजा आता था कि घर आने का तो मन ही नहीं करता था। बहुत प्यार दिया गुरु जी ने, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिए, बहुत आशीर्वाद दिए। अब शुरू से मैं बचपन से काफी पैम्पर्ड रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे कजन ब्रदर्स थे ज्यादा, एंड आई वाज ओनली डॉटर इन द फैमिली, तो काफी पैम्पर्ड और बहुत प्यार मिला। और इसी तरह से जब अब जाके लगता है कि सब लोग बहुत दूर हो गए हैं, तो कभी बैठी होती हूँ, मिस करती हूँ सबको, तो फिर गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी आज मुझे एक हक चाहिए, गुरु जी मुझे आज प्यार करना है, मुझे हक चाहिए। तो उस रात गुरु जी जरूर, मुझे को लगता है 90% तो गुरु जी आपके ड्रीम दर्शन जरूर देते हैं। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि मेरी मम्मी की बरसी थी और मैं भी बड़ी उदास से बैठी हुई थी, तो गुरु जी के स्वरूप के सामने कहते, गुरु जी चाहे इंसान जितना भी बड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर एक जैसे छोटा बच्चा तो जरूर ही होता है। मैं कहा गुरु जी मुझे आज हक चाहिए। तो आंखों में भी मेरे पानी थी, ये बात कर सोचते सोचते मैं सो गई, और उसी रात गुरु जी मेरे ड्रीम में दर्शन दिए। एक हॉल में गुरु जी बैठे हुए हैं, दूर व्हाइट छोले में दूर बैठे हुए, वहां मैं एक कोने में बैठी। तो जैसे गुरु जी उंगली से बुलाते थे, तो उंगली से मुझे इशारा किया, और मैं जैसे गुरु जी के पास गई तो उनके चरणों में बैठी, तो की कहते की गल है, तो मैं कहा गुरु जी मुझे ना हक चाहिए, मेरा मन बहुत उदास है। तो कहते कोई ना, फिर की हो गया। तो गुरु जी ऐसे खड़े हुए, कहा चंगा आ जा फिर। और जैसे ही गुरु जी ने अपनी बाएं कोली में धड़ाम करके गुरु जी के गोदी में जाके ऐसे गिरी, और कस के उनको मैंने पकड़ लिया, और गुरु जी ने भी जैसे बाहें मेरी पूरी लपेट ली, और बहुत देर तक मैं बैठी वहीं रोती रही रोती रही रोती रही, और बड़ा मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि गुरु जी को छोड़ो। और यही रोते रोते मेरी सुबह आंख खुल गई, और सुबह भी देखा तो मेरी आंखों में पानी ही था। इतना प्यार गुरु जी ने दिया, हर बार जब भी मैंने गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने जरूर मुझे ड्रीम दर्शन दिए, चाहे वो कोई ब्लेसिंग हो या किसी टाइप की भी ब्लेसिंग। ऐसे ही मेरा एक बर्थडे था, तो मेरा बर्थडे आता है 15 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को बैसाखी थी। तो हम लोग 13 अप्रैल बैसाखी की डेकोरेशन करके घर आए, तो 14 की तो फिर छुट्टी थी, 15 को मेरा बर्थडे था, तो मैंने कहा मुझे तो जाना है। तो उस दिन संगत डे भी नहीं था, मैं शाम को चली जाती, तो मैं सुबह ही चली गई गुरु जी से ब्लेसिंग लेने के लिए।
तो वहां पे मंदिर बंद था, दीपक अंकल शायद बैठे हुए थे बाहर गेट पे, तो मैंने उन्हें बोला, मैं मुझे अंदर बस 2 मिनट माथा टेक के आ रही हूँ मैं वापस। उनका चंगा आंटी चले जाओ। तो जैसे मैं ऐसे दरबार तक गई, दरबार तो बंद था, सीढ़ियों से मैंने माथा टेका और ऐसे घूम के वापस आ रही थी। तो समाधि के पास में गई आज्ञा लेने के लिए, तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरा बर्थडे है, मुझे आपने अभी तक कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, दरबार भी बंद था, अब मैं क्या करूँ? तो मैं, कोई बात नहीं, फिर आप दे देना, जब देना होगा रात को दे देना। मेरा कोई यही था, ड्रीम में आके गुरु जी मुझे दर्शन से। फिर मैं बाहर निकल रही थी ना, जो हम लोगों ने जो बैसाखी वाले दिन डेकोरेशन करी थी, लहरिया लहरिया कपड़ा लगाया था जॉर्जेट का। तो जैसे ही मैं वहां समाधि से बाहर निकल रही हूँ, तो वो कपड़ा एकदम से छूट के अपनी डेकोरेशन से बिल्कुल ऐसे मेरे ऊपर आके गिरा और पूरे मेरे सिर में और पूरी बॉडी के नीचे तक। तो जैसे गुरुजी ने कहा कि ये ले तेरी बर्थडे की गिफ्ट, इतना सुंदर वो दुपट्टा बन गया। मैं उसको उठाया, वहां से लेके आई लपेट के। तो दीपक अंकल भी देख रहे थे शायद, तो उन्होंने कहा कोई ना आंटी ले जाओ। मेरे को लगा पता नहीं उठाऊंगी लोग, नहीं नहीं आंटी थोड़ी ब्लेसिंग है, ले जाओ। तो वो मैंने लिया दुपट्टा और अपने आके अलमारी पे अपने कपड़ों में रख दिया। गुरुजी आपकी छोटी से छोटी जो है ख्वाहिश वो भी पूरी कर देती है। छोटे बर्थडे गिफ्ट, जैसे बच्चे को गिफ्ट चाहिए तो वो भी इसको दे दो। इसी तरह से जब मंदिर बंद होने से पहले गुरुजी को तो सब पता ही था कि मंदिर बंद होना है, बीमारी आने वाली है, या मंदिर लोगों ने अंदर आने के लिए भी तरसना है। तो हमारी शिव मूर्ति की सेवा होती थी, उससे मंदिर बंद होने के काफी टाइम पहले ही हमारी सेवा काफी कम हो गई थी, क्योंकि संगत मंडे की बहुत बढ़ गई थी। गुरुजी ने तो सबको ही ब्लेस करना होता है, तो हमारी कोऑर्डिनेटर आंटी ने हमारी टर्न्स लगा दी थी कि महीने में एक दिन आप लोगों की बारी आएगी और बाकी टाइम आप बाहर बैठ के शिव पुराण के लिए कभी भी आ सकते हो सुबह पर, लेकिन शिव मूर्ति की बारी आपकी 2 हफ्ते 3 हफ्ते छोड़ के आएगी। तो हमने कहा ठीक है, जैसे भी आएगी हम लोग अपने पहुंच तो जाते ही थे टाइम पे, माता टेका, शिव पुराण पढ़ा, प्रसाद खाया और फिर घर आ गए। इसी तरह से मेरी बेटी ना शटल सेवा पे जाती थी। तो एक दिन वो मंडे का ही दिन होता था, तो जब वो घर में आई शाम के टाइम, तो उसके हाथ में एक पैकेट सा था, तो आके उसने मुझे दे दिया। तो कहती है मम्मी आपके लिए है। तो मैंने कहा क्या है बेटा? तो कहती है आपके एक अंकल ने दिया है, बोला है कि मामा को दे देना, वो ही खोलेंगे इसको। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं बोल रही थी और मजाक भी कर रही थी, तो मैं कौन से अंकल मिल गए जो मेरे को तो जानते भी नहीं और क्या दे दिया। तो ऐसे लमसट ऐसे लग रहा था, तो मैंने कहा तो गुड़ लिया है कोई अम्बाला से? कहती है नहीं मामा आप खोलो तो, मुझे भी नहीं पता क्या है, आप देखो तो सही क्या है, मुझे भी नहीं मालूम क्या। अंकल ने कहा मम्मी खोलेंगी तो आप ही खोलोगे इसको। तो हम न्यूज़पेपर में लपेटा हुआ था, लेयर बाय लेयर खोल रहे थे उसको, तो हंस भी रही थी मैं उसके साथ। तो मैं कहा मुझे तो गुड़ ही लगता है, इतना भारी भी है, गुड़ टाइप लग रहा है। तो चल कोई नहीं, हम खोल रहे थे। जैसे हमने उसका लास्ट लेयर खोला न्यूज़पेपर का, अगर मैंने उसको ठीक से ना पकड़ा होता तो खुशी के मारे मेरे हाथ से छूट जाता। इतनी सुंदर इतनी प्यारी शिव मूर्ति ब्रास की गुरुजी ने मुझे भेजी। ना मैं वो अंकल को जानती हूँ, ना वो अंकल मुझे जानते हैं। जैसे गुरुजी को पता था कि सब लोग शिव मूर्ति सेवा जो करते हैं वो तरस जाएंगे सेवा करने के लिए या हाथ लगाने के लिए, तो गुरुजी ने पहले ही उसका इंतजाम करा दिया और उस शिव मूर्ति मुझे भिजवा दी जो हमने अपने मंदिर में रखी है। और कभी ऐसे मंडे आता है, मुझे वो दिन नजारे फिर आंखें आगे आती है, कैसे हम लोग सुबह जाते थे मंदिर में, कैसे हम गुस्सा करते थे, लेकिन वो कमी गुरुजी ने पूरी करा दी। अब गुरुजी तो इतनी ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स हैं दूर दूर बैठे हुए हैं, उनके साथ भी इतना प्यार गुरुजी देते हैं और इतनी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरा ब्रदर जो कि बाहर रहता है, मुझे बहुत टाइम से बुला रहा था कि थोड़े टाइम आ जा मेरे पास टाइम बिता ले, पर
मैं उसको यही कहती थी, मैं कहती तुम्हारे वहां पे कोई सत्संग वत्संग तो होते नहीं है और मैं नहीं आ सकती, यहाँ मेरा रूटीन एक बना हुआ है, मंदिर जाना होता है, फिर हमारे सत्संग भी इतने होते हैं, वहां पे भी जाती हूँ मैं, तो मेरा मन लगा हुआ है वहाँ, तेरे पास आके मेरा दिल नहीं लगेगा। अगर तू फाइंड आउट कर ले कि वहाँ सत्संग होते हैं और कोई रूटीन बना सकता है, तब तो मैं महीने 2 महीने तेरे पास आके काट सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। फिर आऊंगी भी तो हफ्ते 10 दिन के लिए आऊंगी, बस, इससे ज्यादा नहीं। हमारी इसी बात पे नोक-झोंक चलती रहती है। वो कहता था कि नहीं, महीने आने तो 2-3 महीने लगा, इतनी दूर आना भी है तो हफ्ते भर में क्या होगा, मन भी नहीं भरेगा। मैं कहा अच्छा ठीक है, चल तो सत्संग का पता कर। तो उसने वहां पे पता करा सत्संग, तो वहां तो इंडिया से भी ज्यादा सत्संग होते थे, क्योंकि उसने तो कभी पता करा ही नहीं था पहले। फिर उसको मालूम पड़ा कि हर सैटरडे को वहां पे सत्संग होते हैं, फैमिलीज आपस में टर्न लगा के, जैसे यहाँ पे होते हैं वैसे ही वहां पे होते हैं। तो कहने लगा आजा, तू यहाँ पे भी बहुत सत्संग होते हैं, मैं तेरे को मिस नहीं करने दूंगा, कोई भी तो आजा। चलो सारा प्रोग्राम बन गया, हम लोग चले गए वहां कनाडा। अब वहां कनाडा ले जाने का भी गुरु जी का अपना ही एक कोई रीजन था, अपनी ही ब्लेसिंग उन्होंने दे दी थी। वो भी बहुत साल से अपनी बेटियों की मैरिज की वजह से थोड़ा हो रहा था कि उनकी मैरिज नहीं हुई अभी तक, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे लड़के मिलेंगे, क्योंकि बेटियां उसकी बिल्कुल बड़ी प्यारी होमली टाइप इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज के बिलोंग करती है, वैसी वैल्यूज उनकी। उसको फिक्र यही लगी रहती थी पता नहीं कैसे लड़के कब मिलेंगे, अपने हिसाब से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। तो जब मैं सत्संग में वहां पे गई तो मैंने इनको दोनों बेटियों को भी साथ में ले गई और ब्रदर को भी ले गई भाभी। मैं कहा चलो हम सब लोग जाएंगे सत्संग में, वहां पे प्रसाद खाते हैं, लंगर प्रसाद खाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग लेते हैं, और तुम लोग भी ना, मैं तो जितने भी अटेंड करूंगी सो करूंगी, तुम लोग ये ऐसे रूटीन जाया करो सत्संग में। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बुआ हम जाएंगे, हाँ जी बुआ हम जाएंगे, करते कराते 2 दिन सत्संग तो जो मेरे साथ थी उन्होंने अटेंड किए। फिर बाद में वो अपना जॉब वाली थी, कभी सुन लिया सत्संग अपने फोन पे या यूट्यूब पे, पर कनेक्शन मैंने उनका टूटने नहीं दिया। कभी उनको कोई सत्संग भेजो, कभी भजन भेजो, या फिर उनको जल प्रसाद के लिए इंसिस्ट करूँ कि ये पियो ये पियो, ये ऐसे लंगर बनाओ, ऐसे घर में ऐसे करो, तो कुछ ना कुछ मैं उनको यहाँ से गाइड करती रहती थी। पर गुरु जी ने तो जो सोच रखा था उनको मिलना ही था। विद इन 2 years दोनों बेटियों की शादी भी हो गई, विद इन 2 years दोनों बेटियों का एक एक बेटा भी हो गया, and now they are happily married and now my brother is very happy। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग है। कब उन्होंने किसको कहाँ पे बुला के ब्लेस करना है और किसको क्या देना है, नाउ दे आर ऑल्सो कनेक्टेड। चाहे वो सत्संग पे उनको जाने का टाइम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर डेली रूटीन्स and their jobs and small now kids in the house, but they're all very well connected with Guruji। अपने घर में हर छोटे बड़े फंक्शन पे छोटा सा सत्संग कर लेंगी, और कुछ नहीं तो शुक्राना का वचन ही लगा के बैठ जाती हैं, हलवा प्रसाद बना लेते हैं। तो दे आर ऑल बिकम वन फैमिली नाउ। अब मेरा ब्रदर फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि अब तो घर में भी कर लेते हैं, और तेरा रूटीन भी बना हुआ है यहाँ पे, so you come back now because of the pandemic and all that, everything was shut, so I did not even dare to go anywhere nearby, but I'm very happy for him and I'm very thankful to Guruji कि उन्होंने इतना उनको भी कनेक्ट करा और इतना बच्चों को ब्लेस किया। गुरुजी को मैं कई बार बैठ के बोलती हूँ गुरुजी के सामने कि गुरुजी मैं आपके सामने बैठी होती हूँ या मैं आपसे कभी बातचीत करती हूँ, मुझे मालूम है मैं बहुत ज्यादा ध्यान लगा के नहीं बैठ सकती, ज्यादा मेडिटेशन नहीं कर सकती, पर गुरुजी आपको इतना तो पता ही है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मुझे प्यार करते हो? यही बातें हमारी आपस में गुरुजी के साथ चलती रहती है। अब गुरुजी को हमने सवाल किया, अब गुरुजी को जवाब तो देते ही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से देते। तो यही एक बार एक आंटी के घर में सत्संग था, पर उस दिन 2 सत्संग के मुझे फोन आए हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि किधर जाऊं, कौन सी कहाँ पे जाऊं, लेकिन इन आंटी के घर में ये सत्संग में रहते हैं, मेरा बहुत मन था जाने का, क्योंकि मैं कभी भी इन आंटी के घर में नहीं गई थी। तो फिर भी मैंने रात को गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बता दो आज दोनों सत्संग में जाना है, कल तो मैं कौन से सत्संग में कहाँ जाऊं, क्या करूं?
तो उस दिन गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं उन्हीं आंटी के घर में दरबार में सबसे आगे गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ और वहां पे सत्संग हो रहा है। हॉल भी उसके ड्राइंग रूम में जैसे उन्होंने दरबार बनाया हुआ था वो सारा गुरुजी ने मुझे दिखाया रात को। तो मैंने सुबह के गुरुजी का शुक्राना किया, मैं तो गुरुजी थैंक यू वेरी मच, मैं उन आंटी के घर में जाऊंगी। तो वो शाम को ही ज्यादातर सत्संग करती थी। तो मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक काफी था रास्ते में। अब मैं जैसे ही हॉल में पहुंची हूँ तो हॉल उनका एकदम भरा हुआ था। तो मैं मत्था टेकने के लिए जैसे कि मैंने देखा जहाँ गुरुजी ने दिखाया था कि मैं बैठी हुई हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने तो मुझे दिखाया था कि वहां मैं बैठी हूँ, वहां तो एक आंटी बैठी हुई है, अब फिर मैं कहाँ बैठूंगी। तो करते करते मैं गुरुजी के चरणों के पास पहुंच गई मत्था टेकने के लिए। बस मन में ये ख्याल था, मैं कोई नहीं गुरुजी यहाँ पहुंचा दिया आपने तो मैं कोई नहीं बाहर वाले कमरे में बैठ जाऊंगी, जहाँ जगह मिलेगी बैठ जाएंगे। तो जैसे मैं मत्था टेक के उठी हूँ तो वो आंटी जो जहाँ बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई। तो कहती है रूपा आंटी अब यहाँ बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ। तो गुरुजी को फॉर अ सेकंड देखते देखते एकदम जैसे काम से गई कि गुरुजी आपने जहाँ दिखाया था वो आंटी को भी आपने अभी उठा के यहाँ से भेजना था। वो एकदम से जैसे मैं उठी और उसी स्प्लिट सेकंड में वो वहां से उठी और बैठ गई। बोली आंटी अब यहाँ बैठ जाओ। तो जब वो चली गई मैं बैठ गई वहां पे और हमने बैठ के वहां पे मैंने सत्संग अटेंड किया। अंकल ने प्रसाद खिलाया। अब क्योंकि मैं लेट पहुंची थी तो मेरे मन में हो रहा था कि अब अंकल यहाँ से प्रसाद ले गए, पता नहीं कब मुझे मिलेगा। भूख भी लगी हुई थी क्योंकि बहुत देर से निकली हुई थी घर से। तो थोड़ी देर बाद एक अंकल आए प्रसाद, चाय प्रसाद और प्रसाद लेके, और वो साइड से लेके चले गए। उनको रियलाइज नहीं हुआ कि वो आंटी जिनको वो पहले दे गए थे वो चली गई है और उनकी जगह में मैं बैठ गई। तो उन्होंने सोचा ये वाला एरिया मैंने कवर कर लिया है, तो उधर से चले गए। मैंने भी कुछ नहीं कहा, आंखें बंद करके बैठी थी। मैं तो कोई नहीं करी, आपको पता है। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद जो जिनके घर में सत्संग था वो अंकल आए प्रसाद लेके और सीधा मेरे पास ही आए, चाय प्रसाद और जो भी प्रसाद था, आंटी प्रसाद। तो मैंने उनसे प्रसाद लिया, मैं बड़ी खुश, मैं कहता थैंक यू गुरुजी, भूख भी लगी हुई थी, प्रसाद भी मिल गया। तो बाद में वो अंकल ने मुझे बताया, कहते हैं जब मैं उधर बैठा हुआ था पीछे वाले कमरे में, गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि वो आंटी ने प्रसाद नहीं मिला, जाओ आंटी ने प्रसाद दिया। तो मैं तभी आपके पास प्रसाद लेके आया था। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, कितना ध्यान रखते हो, थैंक यू सो मच। जब सत्संग खत्म हुआ तो हम लोग खड़े हुए, तो एक आंटी नोएडा से आते हैं, तो वो पीछे ही बैठी हुई थी, वो पहले की बैठी हुई थी, लेकिन उस टाइम तो कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब सत्संग खत्म हुआ तो वो सब लोग उठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो आंटी आके ना सीधे मेरे गले में हाथ डाला और मुझे जफ्फी डाल के खड़ी हो गई। तो मैंने भी पहचानती थी उन्हें, हम बहुत काफी पहले सत्संग पे मिलते थे। फिर मेरे को कहने लगी कि आंटी आज तो मैं कुछ और भी मांगती ना तो शायद गुरुजी वो भी दे देते, पर आपको मिला के तो गुरुजी ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा, और आपके लिए गुरुजी का एक मैसेज है। मैं आंटी चलो अभी गले पकड़ते रहते हैं एक दूसरे को, जब भी कस के मार लेते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ हक करने में और प्यार करने में। फिर आप मुझे बताओ गुरुजी का मैसेज क्या है। साइड में खड़े होते, फिर कहती है आंटी गुरुजी ने मुझे दिखाया और बोला कि उन्होंने कह दे कि मैं भी उन्होंने बड़ा प्यार करना, वो मैंने पता है वो मैंने बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं भी उन्होंने बहुत प्यार करना, तो उन्होंने कह दी जाती। अब मैंने गुरुजी से सवाल किया था थोड़े दिन पहले कि गुरुजी आप भी मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते, और गुरुजी ने वो उन आंटी के थ्रू मुझे मैसेज भी पहुंचा दिया कि उन्होंने कहते मैं उन्हें बहुत प्यार करता। मैं इतनी खुश हुई, फिर मैं उनको जब भी बांट के खड़ी हो गई और रोने लगी। मैं आंटी आप, मैं बता नहीं सकती कि आपने मुझे जो मैसेज देके कितनी बड़ी खुशी दी है, कितना बड़ा आपने मुझे मैसेज दिया। और ये फिर मैसेज गुरुजी ने एक बार नहीं 3-4 डिफरेंट आंटीज के थ्रू मुझे दिया। एक बार हम सत्संग पे गए हुए थे, तो वहां जैसे मैं मत्था टेक के उठी हूँ तो दूसरी आंटी जो बैठी हुई थी उनको गुरुजी ने बोला कि है ना मेरे नाल बड़ी खुश रहती है, ऐ मैनू बहुत प्यार करती है, मैं भी इन्हें बहुत प्यार करना। वो आंटी ने भी मुझे सत्संग के बाद में बताया कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैनू बहुत प्यार करती है, मैं भी इन्हें बहुत प्यार करती हूँ।
इस तरह से गुरुजी आपके प्यार को, आपकी उसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर होने देते और ना ही कभी आपको निग्लेक्ट करते हैं। इतना वो अपनी सेवा संगत से प्यार करते हैं, हर जगह, हर सांस में, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर में हो, गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो अपनी संगत को एक स्क्रैच तक नहीं आने देते कभी कहीं पे। इसी तरह से मैं लाजपत नगर में एक दिन शॉपिंग करने गई थी, तो वहां जैसे छोटी छोटी शॉप्स है, ड्राई फ्रूट की शॉप है, तो मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट खरीदा और मैंने उसको बोला कि तो बिल बना। तो सडनली शॉप में इतने कोई लोग भी नहीं थे, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था। दो लोग मेरे आगे खड़े हुए थे तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। तो जो मेरे पहले आगे खड़ा था उनका बिल बना रहा था, तो दूसरा आदमी मेरा बिल बना रहा था। तो फिर मुझे सडनली कुछ और चीज याद आई, तो मैंने उसको बोला कि ये बिल लिया। तो जैसे ये बातचीत हुई तो सडनली मुझे लगा जैसे पीछे से मेरी कंधे से किसी ने मुझे आगे की तरफ धक्का दिया। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, और उसके बाद विद इन स्प्लिट सेकेंड जैसे मैं आगे हुई हूँ एक कदम, जहां मैं पहले खड़ी थी वहां पे छत से इतनी मोटी लोहे की क्लॉक, उसकी पता नहीं दीवार पे लटकी हुई थी, कहाँ थी वो, एकदम झमक करके नीचे आके गिरी। और जहां मैं पहले खड़ी हुई थी, अगर मैं वहीं पे खड़ी होती तो वो क्लॉक सीधी मेरे सिर पे गिरती, और वो शीशा और वो जो कुछ भी उसमें था वो कहाँ कहाँ मुझे लगता मुझे नहीं मालूम। और उस टाइम पे मैं कहाँ पहुंचती जाके ये भी कुछ आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। पर विद इन स्प्लिट सेकेंड मुझे जो पीछे से धक्का लगा 1 सेकेंड का और मैं आगे हुई, उसी धक्के ने मुझे बचाया। और वो धक्का और कोई नहीं दे रहा था, मेरे गुरुजी ही थे जो मुझे कह रहे थे कि थोड़ी आगे हो जाओ। और उसके बाद में बस माइंड में मेरे यही घूमता रहा कि इधरों चली जा, इधरों चली जा। और मैं मतलब उसको लड़के को बोला, मैं कहा तूने भेजना तो सामान मेरे साथ भेज दे, वरना मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। वो भी घबरा गए जब घड़ी गिरी नीचे कि नहीं नहीं मैम आप बैठो, 1 मिनट देखो आपको लगी तो नहीं, आप प्लीज 2 मिनट बैठो। मैं इतनी ज्यादा नर्वस हो गई कि मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, ना मैं किसी से बात कर पा रही थी कि नहीं आप प्लीज बैठो, ऐसे मत जाओ, 2 मिनट बैठो। मैं कहा नहीं मुझे नहीं बैठना, मुझे यहाँ से जाना है। और देखा मैंने, उन लोगों ने भी देखा, ना मेरे पैर में कहीं स्क्रैच, ना मेरे कंधे में कहीं स्क्रैच, कुछ नहीं, एकदम से। और घड़ी चूर चूर होके कहाँ कहाँ तक उसके शीशे और टुकड़े पहुंचे, और गुरुजी ने मुझे एक स्क्रैच तक नहीं लगने दिया। और एकदम से फिर मैं वहां से अपनी गाड़ी में आके बैठी हूँ, फिर वहां बैठ के रोई हूँ। मैं कहा गुरुजी आप कितना प्यार करते हो। तो इस बात का अंदाजा बताना और कहने में बहुत फर्क है। फिर बहुत देर में रोती रही, और अपने आप को जब मैंने थोड़ा कंट्रोल किया तब मैंने गाड़ी चलाई और घर की तरफ मैं निकल पड़ी। आराम आराम से फिर मैं घर आई। अभी कुछ रिसेंटली एक ये बात है, तो मैं गुरुजी से बैठी बात करी थी। मैं गुरुजी वो दिन याद आते हैं कि जब आप अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते थे और हम लोग बाहर आके खाते थे, चुप चुप के, छुपाने की भी कोशिश करते रहते थे, लेकिन वो इतना ज्यादा और गर्म होता था कहीं छुपा तो सकते नहीं थे, खाना ही पड़ता था। अब वो दिन याद आते हैं, गुरुजी प्लीज एक दिन हलवा प्रसाद मुझे खाना है आपके हाथ से। उसी दिन गुरुजी ने मुझे रात को ड्रीम में दिखाया कि हम लोग मंदिर में जा रहे हैं, तो एंट्रेंस हमारी मंदिर में पीछे की तरफ से हो रही है, किचन की तरफ से लाइन लगी हुई है। तो अंकल को मैंने पूछा, मैं अंकल पीछे से क्यों जा रहे हैं, आज मेन गेट से क्यों नहीं जा रहे हैं? यानी ये गुरुजी का हुक्म है, सब पीछे से जाएंगे। तो हम लोग पीछे से अंदर एंट्री कर रहे हैं, फिर गुल्लुक रूम में जा रहे हैं, वहां से फिर दरबार की तरफ जा रहे हैं। वहां पे गुरुजी की गद्दी पे माथा टेक रहे हैं। तो गुरुजी माथा टेका हमने, वहां मुझे गुरुजी नहीं दिखे, गुरुजी की गद्दी है। फिर माथा टेका तो आ गए। तो मैं देख रही हूँ आगे लाइन लगी हुई है, तो जहाँ पे दरवाजा है मेन हॉल का, वहां एक टेबल रखी हुई है, और टेबल ऊंची टेबल है, और ऊंची टेबल के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, कुछ प्रसाद टाइप चीज है। क्योंकि लाइन लगी हुई है मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो जैसे मेरी बारी आती है तो देखती हूँ तो एक हाथ दिखा मुझे, वो प्रसाद उठाता है। प्रसाद क्या है गुरुजी का? वो लंगर प्रसाद का हलवा प्रसाद है, जो गुरुजी हमें एम्पायर स्टेट में देते थे। तो गुरुजी ने जैसे ही वो हाथ से हलवा प्रसाद मेरे हाथ में डाला, प्रसाद एकदम मेरे हाथ से ही भर गया जैसे एम्पायर स्टेट में भरता था। मैं एक कदम और आगे आई हूँ तो देखा, मैंने कहा गुरुजी आप तो यहाँ खड़े हो, गद्दी में तो मैं देख रही थी, आप गद्दी में मुझे दिखे नहीं।
और गुरुजी ने इतनी प्यारी सी स्वीट सी स्माइल मुझे दी, जैसे वो दरबार में एम्पायर स्टेट में देते थे हलवा देने के टाइम। और देखा मैंने गुरुजी ने व्हाइट कलर की पैंट पहनी है, ब्लू कलर की शर्ट डाली, और वैसे ही उन्होंने उसी स्टाइल से बिल्कुल हलवा प्रसाद दिया, और उन्होंने अपना हाथ लगा जायश का, मैं आगे कर दी। फिर मैं आगे 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 जैसे जैसे लाइन चलती रही, मेरा नींद खुल गई। इसी टाइप से छोटे छोटे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने इतने दिए हैं, तो इतना ब्लेस किया है कि इन सबको बताना एक ही बारे में मुश्किल है। सो अगली बारी से फिर कुछ सुनाऊंगी मैं आपको। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग। शुक्राना मेरे मालिक, इतने जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी गुरु परिवार ने सुनी है रूपा सूद आंटी। शुक्राना गुरु जी का। करता सुनते रहे। बाकी के संगत, आप बाकी की जो संगत शेयरिंग है वो अगली बार गुरु जी करवाएंगे आपसे। और किरण शर्मा आंटी। हाँ जी, ओवर टू यू किरण शर्मा आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। रूपा आंटी, आपने बड़े ब्यूटीफुली अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो शेयर की, वो सुन के बिल्कुल उस टाइम का याद आ गया। हम भी 2004 में ही इस जन्म में गुरु जी से जुड़े थे, और याद है वो सब पल, याद है वो सब कुछ याद है। और वो जो गुरु जी का ये वचन कि मैं इस संसार में माफ करने ही तो आया हूँ, तो वाकई में हम इंसान तो रोज गलतियां करते रहते हैं और गुरु जी उन्हें माफ करते रहते हैं। पर बस हमें गुरु जी से ये अरदास करनी है कि हमें इस लायक बनाए कि हम वो गलतियां करें ही नहीं, कि गुरु जी को हमें माफ करना पड़े। और बाकी भी आपने जितने सत्संग सुनाए अपने हस्बैंड के कैंसर का, और वो जो गुरु जी ने जब चोला छोड़ा था, और आप भी गए, हम लोग भी गए थे उस दिन, और उस दिन का मुझे ये अभी तक याद है कि रो रहे थे हम, सारी संगत ही रो रही थी। तो वहां पर उस दिन वो आए हुए थे राधा स्वामी जी, वो भी वहीं थे, और उन्होंने जब हमें रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि क्यों रोंदे पे हो, रब भी कदी किधरे गया। तो गुरुजी हमारे रब हैं, ये हम उस समय तो नहीं जानते थे, लेकिन देखिए उस समय भी उनके मुंह से ये सुन के हम, मतलब बड़ा ही अच्छा लगा कि कैसे उन्होंने कहा है कि रो क्यों रहे हो, रब भी कदी किधरे गया। और जो आपने बताया कि गुरुजी ने एक आंटी के थ्रू आपको बताया कि वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, तो गुरुजी हम सबको बहुत प्यार करते हैं, बस हम सबको भी उन्हें बहुत प्यार करना है और उनके लिए अरदास करनी है कि इस समय भी जो ये कोरोना का टाइम चल रहा है और वो हम सब की बीमारियां अपने ऊपर लेते हैं और वो ठीक रहें और हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। और आंटी ऐसे ही आप फिर से कभी आइए और आके अपने सत्संग सुनाइए। आपका बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी किरण शर्मा आंटी। एक बार फिर रूपा आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी महाराज से आगे दिलवाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आज के सत्संग के लिए। थैंक यू रूपा आंटी एंड किरण आंटी। संगत जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेक आज्ञा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला हो। आज्ञा गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, सब नु संभाल लंदा, सब दे दुखां दा नाश करन दा। थैंक यू सो मच सरबत दा भला मेरे मालिक, सरबत दा भला। लव यू गुरु जी, हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। आज्ञा महाराज, thank you so much for everything, thank you so much, love you. Guruji.